नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है खास मेहमान योगेंद्र यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बातचीत कर रहे हैं दरअसल अपने दर्शकों को ये बताकर कि आज की तारीख भारत के इतिहास में लंबे समय तक याद की जाएगी, क्योंकि किसानों ने जो एक आंदोलन 25 नवंबर 2020 को शुरू किया था, तकरीबन तकरीबन एक साल 17 दिन के बाद वो आंदोलन हम कह सकते हैं कि अनाउंस किया गया है कि वो पोस्टपोन हो रहा है। हालांकि कहा यही जाएगा कि आंदोलन खत्म हो गया है। भारत के इतिहास में किसानों का आंदोलन या कोई दूसरा आंदोलन इतने लंबे समय तक चला हो, कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता है। हाँ, आजादी के पहले जरूर बहुत सारे आंदोलन थे जो लंबे लंबे समय तक चलते रहे थे, लेकिन किसानों की जीवटता, जिसे अंग्रेजी में टेनेसिटी कहते हैं, और अनुशासन यानी एक तरीके से डिसिप्लिन देखने लायक थी। ऐसे में जब एक समय यह लग रहा था कि शायद आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा, तब सरकार झुकने के लिए मजबूर हुई। और अब ताजा खबर इस बात को लेकर यह कि सरकार ने लगभग किसानों की जो बाकी की मांगे थी उसको भी मान लिया है, या उस पर सहानुभूत तरीके से उस पर विचार करने का, उस पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। सरकार ने अपील की कि आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए। लिहाजा किसानों ने कहा है कि 11 दिसंबर को औपचारिक तौर पर वो जहां बैठे हुए हैं वहां से उठ जाएंगे। हालांकि उनका कहना है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। और 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी, जहां पूरे मामले की दोबारा नए सिरे से मॉनिटरिंग होगी कि सरकार ने जो वायदे किए थे पूरे हुए या वायदे नहीं किए। योगेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपको यह है कि आप जो सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए, या जो जिस निष्कर्ष पर आप लोग पहुंचे और उसके बाद आपने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है, क्या आपको सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा है कि जो बातें की गई, जो वायदे किए गए, तो पूरे होंगे? आशुतोष जी, अनुमति दीजिए, मैं शुरू में जो आपने इतिहास का हवाला दिया उसी से बात को शुरू करूं। बिल्कुल, शुरू। एक ऐतिहासिक दूसरे मायने में है। 9 दिसंबर 1946 को इस देश की संविधान सभा ने अपना कामकाज शुरू किया था। और आपको ध्यान है, 26 नवंबर जिस दिन ये मोर्चा शुरू हुआ, ये वो दिन था जबकि संविधान सभा ने अपना काम संपन्न किया था। तो संविधान सभा के पूरा होने के दिन ये आंदोलन शुरू हुआ और मोर्चा पूरा होने के दिन संविधान सभा ने काम शुरू किया। ये इस मायने में ऐतिहासिक है। किसान और संविधान का जो अंतरंग संबंध है, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए किसान की जो जिम्मेवारी है, वो इस संयोगवश रेखांकित। इसे मैं एक हरित अक्षर का दिन आज कहूंगा, स्वर्णिम नहीं। किसान का तो हरित होगा, हरे अक्षरों का दिन है जो आज भरोसे की आपने बात कही। देखिए, सच ये है कि पिछले 70 साल से किसानों को सरकारों से धोखा मिला है। मैं केवल एक सरकार को दोष नहीं देता, किसी एक राज्य, किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता। किसानों को बार बार सरकारों से धोखा मिला है। इसलिए किसान पिछले 15 दिन से टिके हुए थे। हमारे को लोग कह रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, कानून वापिस हो गए, आप जाइए। हमने कहा हमारे 6 बिंदु अभी बचे हुए हैं। लोगों ने कहा बाद में होते रहेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ा, बाकी चलो अब उठो। हमने कहा सबसे बड़ी चिंता आशुतोष जी हमारे मन में जो थी वो ये कि हमारे हजारों केसेस पड़े हुए थे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में। और हमने कहा उसे छोड़ के तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो आंदोलन अपने साथियों के खिलाफ मुकदमे छोड़ के जाता है, फिर कभी कोई उनके साथ नहीं आता। सरकार से हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, 14 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। परसों अंततः उन्हें पता ही लग गया कि बेशर्म है, ढीठ है, उठेंगे नहीं। तो फिर परसों जवाब आया कि भाई ये हम करने को तैयार है। हमने कहा ना, ये भी मंजूर नहीं है। तो आपने ठीक बात नहीं लिखी। उन्होंने लिखा कि आंदोलन उठाइए, उसके मुकदमे हटाएंगे। हमने कहा ना, पहले मिलेगा। अंततः आज सुबह हमें चिट्ठी आई जिसमें स्पष्ट रूप से भारत सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन है कि केंद्र सरकार, उसकी एजेंसियां, राज्य सरकार के नाम से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हमने कहा राजस्थान और पंजाब वालों को हम ठीक कर लेंगे अपने आप। इन सब के जितने भी लंबित केस हैं आंदोलन से जुड़े हुए, आंदोलनकारियों या उनके समर्थकों, ये सब तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी रिलीफ की बात थी। असली बात यह है कि इसके कारण हमें वापस लेने की स्थिति में आए। जो शहीद
हैं उनके मुआवजे की हमने बात की थी, उसके लिए भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार सहमत हो गई, पंजाब और तेलंगाना ने पहले ही कह दिया है। कुछ सवाल बाकी है, अजय मिश्र टेनी वाला सवाल बाकी है, एमएसपी का सवाल आपसे ईमानदारी से कहूं मुख्यतः बाकी है, बस उसमें सिर्फ टेकने लायक जगह नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन किसी आंदोलन में आप कहते हैं चलिए ये हासिल कर लिया, अगले तैयारी करेंगे, थोड़ा घर हो आए, अच्छे से रिलैक्स हो जाए, और इस आंदोलन की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों पे हम कुछ बनाए। इसलिए हमने तय किया कि अब विजय दिवस मनाया जाए। मनाना तो कल चाहते थे, लेकिन देश शोक में है और इस राष्ट्रीय शोक को देखते हुए हमने कहा कि अब परसों मनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एमएसपी का सवाल था, जिसको किसान बहुत ज्यादा उम्मीद में थे, बल्कि एक समय यह भी कहा जा रहा था कि जो 3 कानून है जिनको आप लोगों ने कहा काले कानून है, उस पर तो थोड़ा बहुत समझौता शायद हो जाए, लेकिन अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी ऐसा लगता है जैसे सरकार ने लीगलाइज करने की तो बात छोड़ दी है, उन्होंने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी में एक्सपर्ट्स होंगे, सरकार के लोग होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि एमएसपी के मसले को उन्होंने एक तरीके से बैक बर्नर में डाल दिया है या फिर रेफ्रिजरेटर में डाल दिया है? टालने वाली बात की सरकार ने। आप बैक बर्नर कह लीजिए, रेफ्रिजरेटर कह लीजिए, बस्ता कह लीजिए, टरकाऊ कह लीजिए, सब बात सही है। मैं बिल्कुल बहुत ईमानदारी से बात करनी चाहिए। एमएसपी की मांग इस देश के किसानों की दूसरी सबसे बड़ी मांग थी। इस आंदोलन में हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने जबरदस्ती गिफ्ट हमें दिए, ये तो ले लो, तो इस आंदोलन जब प्रधानमंत्री ने कर दी तीनों का वापस लेने की, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि कानून वापस होने की बजाय एमएसपी करवा लेते। इसमें आइदर और वाला मामला नहीं था, हमें दोनों चाहिए थे। जब प्रधानमंत्री ने कानून वापस की, उसके बाद हमने कहा कि भाई एमएसपी पे क्या होगा, इस पे और कुछ नहीं तो हमें कम से कम आप इतना आश्वासन तो दीजिए कि सरकार इस पर कानून बनाएगी। हम जैसे कि सरकार कानून बना दे, फिर हमने कहा आप आश्वासन दे दीजिए कि सरकार कानून बनाएगी। फिर हमने कहा आप एक कमेटी बनाइए जो कि इस पर कानून बनाने के लिए हो। ये तीनों चीज हमें नहीं मिली है। आज का जो उनका सरकार की चिट्ठी है, और सच्चाई ये है कि कल जो किसानों के सामने चिट्ठी रखी गई और आज जो सरकार ने इशू की, उसमें भी थोड़ा हेर कर दिया, आखिरी मौके की चालाकी भी सरकार ने की है। लेकिन इस चिट्ठी में सिर्फ इतना कहा गया है, जो हमारे लिए मैंने कहा ना पांव टेकने की गुंजाइश बनी है, वो ये है कि आज एमएसपी पर जितनी खरीद हो रही है उस व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा, तो बस पांव टेकने की। कमेटी में तो आप, मैं सच बताऊं, मुझे कोई विश्वास नहीं, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि ऐसी कमेटी बनेगी जो कि एमएसपी पर भी विचार करेगी। एमएसपी उस कमेटी की मैंडेट में से एक मैंडेट होगी। ये सरकार के पुराने, हमारे पंजाबी के साथी तो कहते हैं, जिस काम से मिट्टी पानी हो उस काम को आप कमेटी को दे दो, मिट्टी कमेटी। तो ये वही हुआ। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत कुछ हासिल होगा। सच ये है कि एमएसपी की लड़ाई किसान को दोबारा कमर कस के लड़नी पड़ेगी। तो आप कहेंगे अभी क्या हासिल हुआ? नंबर 1, पांव टेकने की जहां है उससे पीछे नहीं जाएंगे। नंबर 2, इस देश के हर किसान को एमएसपी शब्द सुन गया, पत्रकारों को भी सुन गया। 1 साल पहले अगर आप जैसे लोगों को छोड़ के ज्यादा पत्रकारों से पूछते एमएसपी क्या भला है, वो बता नहीं सकते थे क्या है। पूरा देश आज जानता है कि एमएसपी क्या है। किसान जानता है कि एमएसपी नामक एक चिड़िया है जो उसे मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं है। और अब आत्मविश्वास आ गया है कि लड़के जीत सकते हैं। मैं समझता हूं ये एक नई लड़ाई के लिए जरूरी है। इस पर एमएसपी पे भी लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए हमने कहा कि मोर्चे उठेंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। लंबा आंदोलन है जो चलेगा। मोर्चे उठेंगे, संघर्ष को विराम दिया है, मगर किसान को जो कुछ मिलेगा लड़कर संघर्ष से ही मिलेगा। ये इस देश के किसान के संघर्ष का अगला मोर्चा रहेगा। आपने एक इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कमेटी ने यह कहा कि एमएसपी पर भी विचार करेगी। क्या ये ध्वनि नहीं इससे बाहर निकलती है कि सरकार एमएसपी पर भी विचार करने का मतलब क्या एमएसपी को कंटिन्यू किया जाए या ना कंटिन्यू किया जाए, ये भी कहीं विचार के दायरे में होगा? मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। देखिए, हमने कहा, पहले तो हमने कहा कि आप स्पष्ट कीजिए कि कमेटी एमएसपी पर कानून बनाने के लिए होगी, वो सरकार
फिर हमने कहा कि आप कमेटी को कहिए कि एमएसपी इस देश के सभी किसानों को सुनिश्चित करने के लिए कमेटी बनेगी। सरकार ने आखिर उसमें भी पेंच डाल दिया और कहा कि ठीक है, ये उस कमेटी का एक सवाल होगा। का मतलब है कमेटी अब ये जीरो बजट फार्मिंग पे भी चर्चा करेगी, कमेटी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप पे भी, जो कमेटियों का स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, 50 चीजें होती हैं, उसमें होता है। और मुझे इसका शक है कि कमेटी बैठ के चर्चा करेगी कि इसमें क्या एमएसपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे और उन्हीं लोगों को बिठा लेंगे। सरकार, क्योंकि सरकार की भाषा में है कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे और अन्य किसान संगठनों के भी प्रतिनिधि होंगे। वो आप जानते हैं कौन होंगे, सरकार के जो फेवरेट हैं, गुरवंत जी को बैठाएंगे, जो बताएंगे कि किसान को एमएसपी की तो जरूरत ही नहीं है, किसान को तो बस बाजार चाहिए। ये सब बातें होंगी। मेरे मन में बहुत इसको लेके शंकाएं हैं। मुझे नहीं लगता इस तरह की कमेटी से कुछ निकलेगा। जो भी किसानों को इस देश में आज तक किसी कमेटी से कुछ नहीं मिला है। संघर्ष सड़क से मिला है किसानों को, कमेटियों और संसद से नहीं मिला है। सड़क के संघर्ष से मिलेगा, लेकिन जो हासिल किया है वो छोटा नहीं है। ऐतिहासिक उपलब्धि है इस आंदोलन की, जो पाया है 70 साल किसानों का छोड़ दीजिए, मैं तो कोई एक आंदोलन याद नहीं कर पाया हूं जिसमें बड़ी उपलब्धि हुई। योगेश जी, इस पूरे मसले पे जो 6 आपकी मांगे थी, उन मांगों में एक तो टेनी मिश्रा का सवाल था। उस पर सरकार ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी रखी है। उस पर यहां तक कि एक हिंट भी नहीं किया है कि क्या वो उनसे इस्तीफा भी ले लेंगे। बाकी तो गिरफ्तारी की बात तो छोड़ ही दीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी वाले पे सरकार एकदम चुप्पी साध गई। हमने 6 सवाल पूछे थे, सरकार ने 5 जवाब दिए। एक पे तो कोई गोली गई। तो इसमें कई लोगों को लगा कि आप भूल गए अजय मिश्रा टेनी वाला सवाल। हमने कहा भाई हम नहीं भूले। इस आंदोलन के लिए और इस देश के किसानों के लिए अजय मिश्रा टेनी जी अपराधी हैं। इस पे लखीमपुर हत्याकांड के सूत्रधार हैं हमारी नजर में। वो उन्हें बर्खास्त भी किया जाना चाहिए, गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। ये मांग खत्म नहीं हुई है। सरकार ने जवाब नहीं दिया है और हमने सोचा कि इस मुद्दे पर मेक और ब्रेक न किया जाए। क्यों सोचा? नंबर एक, अभी सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पे सख्ती दिखाई है जिसपे कम से कम कुछ समय भरोसा करना चाहिए। नंबर दो, को एक राजनीतिक बात बताऊं, कर ले भी। मैं तो चाहता हूं कि मिश्रा टेनी जी को ये उत्तर प्रदेश की 400 विधानसभा क्षेत्र में घुमाए। जहां जहां देखेंगे किसान का खून खौलेगा और बीजेपी को उत्तर प्रदेश का किसान सबक सिखाएगा। जितना इसको खींच ले, महंगा सौदा इनके लिए साबित होगा। बस ये हकीकत है। आप बस सही कह रहे हैं, ये नहीं मिला है, लेकिन किसान भूला नहीं है और बीजेपी को भूलने नहीं देंगे इस बात को। योगी जी, जो मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड के बारे में बात की जा रही थी, बहुत सारे किसान ये कह रहे थे कि हम अपना जो हमारा आंदोलन है उसको वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तराखंड चुनाव के दौरान हमारा जो मिशन है वो चालू रहेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों का जो किसानों की जो जो कैंपेन है वो जारी रहेगा। क्या इस पर अभी भी आप लोग अडिग हैं या उस पर पीछे हट रहे हैं? हमने सिर्फ ये कहा है कि ये जो मोर्चे दिल्ली में लगे हैं, जो बाकी मोर्चे जैसे तमाम टोल प्लाजा पे लगे थे, धरने, सैकड़ों धरने देश भर में चल रहे हैं, लोगों ने गांव में धरने लगा रखे हैं, अपने अपने गांव के अंदर बैठे, ये सब उठेंगे। मिशन उत्तर प्रदेश को खत्म करने या स्थगित करने जैसी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो जिस चीज को स्थगित घोषणा नहीं हुई है, जाहिर है वो चीज चलेगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बाकी असली ये है, मिशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी चीज क्या है? उत्तर प्रदेश का किसान आज पूछ रहा है, खास तौर पे मुजफ्फरनगर रैली के बाद से पूछ रहा है, मुझे क्या मिला? आपने कहा था मेरे ऋण समाप्त होंगे, वो क्यों नहीं हुए? आपने कहा था गन्ने का बकाया दाम दिलवाएंगे, ऊपर से इंटरेस्ट और दिलवाएंगे, क्यों नहीं मिला? ये आवारा पशु की समस्या मेरे सर के ऊपर क्यों लाद दी आपने? उत्तर प्रदेश में आज भी मंडियां क्यों नहीं है? मुझे एमएसपी क्यों नहीं मिलता? बस किसान ये सवाल पूछना सीख जाए, मिशन उत्तर प्रदेश अपने आप सफल हो जाएगा। किसानों का उद्देश्य क्या होगा इस चुनाव के दौरान? क्या वो पश्चिम बंगाल की तरीके से बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करेंगे? आशुतोष भाई, आप जानते हैं मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूं किसानों को राजनीति करनी चाहिए। अगर
की नीति को सवाल उठाना राजनीति है, तो किसानों को, महिलाओं को, शिक्षाविदों को, पर्यावरणविदों को, सबको राजनीति करनी चाहिए। सबसे खूबसूरत चीज राजनीति है लोकतंत्र में। लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप चुनावी राजनीति के अंदर कूद पड़े एक उम्मीदवार बन के। वो इस राजनीति का सबसे छोटा स्तर होगा। मैं चाहता हूं कि मोर्चा राजनीति करे, लेकिन इतनी छोटी राजनीति ना करे। 4 एमएलए बन गए, एक चीफ मिनिस्टर बन गया, किसान को क्या मिलेगा? ऐसे बहुत खेल हमने देख लिए। मैं चाहता हूं मोर्चा बड़ी राजनीति करे। बड़ी राजनीति क्या है? नंबर 1, जो हमने बंगाल में किया, सबक सिखाना, चुनाव का एजेंडा कंट्रोल करना या उसको इन्फ्लुएंस करना। मैं तो चाहता हूं 2024 का चुनाव इस देश में किसान के एजेंडा पे लड़ा जाए। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव किसान के एजेंडा पे लड़ा जाए। उसके बाद जीत जाए योगी जी, जीत जाए मोदी जी, फर्क नहीं पड़ता। किसान के एजेंडा पे, ये बड़ी जीत है। और दूसरा, मैं ये कहूंगा, शुरू में मैंने संविधान की बात कही, किसान की सबसे बड़ी राजनीति वो होगी इस वक्त इस देश को बचाना। आज पैन कार्ड कहा जाता था ना एक जमाने में वर्किंग क्लास को। आज किसान इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, फेडरलिज्म संघवाद को बचाने के लिए और इस देश की एकता को बचाने के लिए सबसे पुख्ता ताकत अगर कोई है तो किसान है। वो राजनीति करे, वो सबसे सुंदर राजनीति होगी। योगेश जी, एक आशंका जताई जा रही है कि अगर मान लीजिए सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो जिस स्तर का आंदोलन आप लोगों ने किया था उसको दोबारा उसी तरीके से रेप्लिकेट करना एक लगभग असंभव सी बात होती है। एक चीज स्वतः स्फूर्त तरीके सामने आती है, दूसरा उसको नए सिरे से खड़ा करना एक बिल्कुल अलग तरीके की बात होती है। क्या आपको उम्मीद है कि अगर सरकार आपकी बात, पहली बात, क्या सरकार आपकी सारी बातों को मान लेगी? दूसरी बात, अगर सरकार वादा खिलाफी करती है तो क्या वाकई उतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना उतना ही आसान होगा जितना पहले किया गया था? बिल्कुल नहीं होगा, और इसीलिए हम इतने देर टिके। नहीं तो हम 19 तारीख को ना चले 14-15 दिन और टिके, 20 दिन टिके, क्योंकि नहीं तो ये चिट्ठी नहीं आती जो आज आई है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, किसान का अनुभव बताता है, किसान को अपनी बात सुनवाने के लिए पहली लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, मानी हुई बात को लिखवाने के लिए तीसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और लिखी हुई बात को लागू करवाने के लिए चौथी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इसीलिए 15 जनवरी की दिल्ली में मीटिंग रखी है। हमने कहा है 15 जनवरी को आएंगे, सारे किसान नहीं, डर जाए भाई आपके दिल्ली के लोग, केवल किसानों के प्रतिनिधि आएंगे, एक हॉल में बैठ के बात करेंगे और तय करेंगे कि सरकार क्या अपने वायदे पे खरी उतरी है, आगे किसान आंदोलन की क्या दिशा हो, इससे हमने क्या खोया क्या पाया, उसकी समीक्षा करेंगे और किसान आंदोलन का आगे का भविष्य निर्धारण करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं इस आंदोलन की उपलब्धि और इसकी चुनौती, इसका जरूर मूल्यांकन होना चाहिए। आप चाहें तो उस पर 2 मिनट हम चर्चा करें। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, कैसे आप इस आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे और कैसे, जो देश के अंदर एक चिंता इस बात को लेकर यह है कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा नहीं सुरक्षित रहेगा, देश का रिपब्लिक सुरक्षित रहेगा सुरक्षित नहीं रहेगा, देश में जो अभिव्यक्ति की आजादी वो सुरक्षित रहेगी नहीं सुरक्षित रहेगी, और देश के ऊपर क्या किसी तानाशाही अथॉरिटेरियनिज्म का जो खतरा है वो होगा या नहीं होगा? क्या किसान आंदोलन उस पर अपनी भूमिका निभा सकता है, निभाया उसने? मैं सोचता हूं आशुतोष जी, इस अंधकार के समय में अगर इस देश में एक प्रकाश हमने देखा है तो किसान आंदोलन। वो नेताओं की वजह से नहीं है, मुझ जैसे लोगों को क्रेडिट मत दीजिए। वो जो 378 बैठा है ना सड़क पे, बैठा है और बैठी है, उसको क्रेडिट दीजिए। इस आंदोलन की उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि उसने 3 किसान विरोधी कानूनों को हटवा दिया, जो देश के बहुत ही कम आंदोलन कभी भी कर पाए। उपलब्धि सिर्फ ये भी नहीं है कि उसने खेती में कंपनी राज लाने की जो कोशिश थी उसको टाल दिया, उसको रोक दिया। गहरी उपलब्धि ये है। मैं मुहावरे में मैंने कहा था कि जब दूध उबलता है तो मलाई भी होती है, लेकिन खुरचन असली माल होता है। तो ये तो मलाई के 3 आंदोलन, 3 कानून गए और ये सब हुआ। खुरचन को देखिए, खुरचन क्या है? 3 बड़ी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन गली में वही अटकी हुई है। नंबर 1, किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है। पहले किसान के घर शादी ब्याह का आता था ना, रिश्ता लेके कोई आता था, कहते नहीं थे कि लड़की का बाप किसान है, कहते थे उसका चाचा कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में। किसान ने सम्मान हासिल किया। उस किसान का बेटा आज कहता है नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, अन्नदाता हूं। किसान, लेकिन इससे चुनौती जुड़ी हुई है। ये
सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान तभी बचा रहेगा जब किसान अपने भविष्य के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बना पाएंगे। नंबर 2, किसानों ने अपनी ऐतिहासिक एकता बनाई है, जो इस देश ने पिछले 100 साल से इतना बड़ा कोलिशन नहीं देखा है। चुनौती ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा को अब बना के कैसे रखा जाए। बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आजादी के जमाने की थी, उसको बचा के रखने जैसा काम है। बहुत कठिन है, किस दिन को बताऊंगा इसके किस्से कहानी। और तीसरी उपलब्धि ये है कि किसानों ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। किसान तो हनुमान जी जैसे हैं, उनमें ताकत असीम है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता उनकी ताकत कितनी है। इस बार उन्हें पता लगा है कि उनकी राजनीतिक ताकत है, और देश के हर नेता को ये समझ आ गया, प्रधानमंत्री जी को भी, कि आगे से किसानों से पंगा कभी मत लेना। लेकिन इस उपलब्धि बनाए रखने का तरीका ये है कि किसान छोटी राजनीति ना करें, बड़ी राजनीति है, जिसका आपने जिक्र किया था। और बड़ी राजनीति है इस देश को बचाने की राजनीति, लोकतंत्र को बचाने की राजनीति, मानवाधिकार को बचाने की राजनीति। चलते चलते एक छोटी बात आपको बता दूं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ हमारी मीटिंग थी, देश भर के ट्रेड यूनियन नेता आके बैठे हुए थे। उन्होंने हमें एक ही, क्योंकि इस देश के तमाम ट्रेड यूनियंस ने हमें पहले दिन से सहयोग किया, उन्होंने कहा, भाई तुम अपने लिए जीतो या ना जीतो, हमारे लिए जीत जाना, क्योंकि अगर तुम लोग हार गए तो हमारा तो दरवाजा बंद है, इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा अगर तुम लोग हार गए तो। किसान आंदोलन ने कई खिड़कियां खोली हैं, कई दरवाजे खोले हैं, और मैं जानता हूं सत्ता और उसके दरबारी घबराए हुए हैं, अरे अब तो और आंदोलन होंगे। मैं यही याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो है ना इस देश के, वो आंदोलन की वजह से है, और जिस देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश आंदोलन से बना है। जब तक देश आंदोलित रहेगा तब तक काई नहीं जमेगी। जब तक देश में, राम मनोहर लोहिया कहते थे, सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आंदोलनों ने सड़क सुना नहीं होने दिया है, और किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने सड़कों को दोबारा आबाद कर दिया है। योगेन जी, आपसे आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी क्यों झुके? उनके बारे में कहा जाता है वो तो झुकते नहीं है, वो तो जो फैसला कर लेते हैं फैसला कर लेते हैं, सम्राट जैसे हैं। मैं समझता हूं वो कैसे भी हो, उनके बारे में मेरी और आपकी जो भी धारणा हो, वो मूर्ख राजनीतिक रूप से हवा का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ खबर आई होगी, पंजाब हरियाणा की खबर तो सुन के उन्होंने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी। जरूर पश्चिम की कोई हवा आई होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हवा आई होगी, वैसे तो उनके पूर्व, ये तो पुरबैया कहना चाहिए, कुछ हवा आई, संकेत आए होंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है आशुतोष, चुनावों को भूल जाइए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री सिर्फ असेंबली इलेक्शन से दूर भी कुछ चीजों को देखते हैं। उन्हें दो बात ध्यान रही होगी, नंबर 1, जम्मू कश्मीर का मोर्चा तो उन्होंने खोल दिया 370 करके, कश्मीर घाटी में अब पता नहीं कितने समय तक वो चलेगा। और अगर कहीं पंजाब का मोर्चा और खुल गया, जैसे कि 80 के दशक में इंदिरा जी की गलत नीतियों के कारण हुआ था, तो इतिहास में उसका नाम अच्छा नहीं रहेगा। शायद उन्हें ये समझ आ गया होगा कि अपने माथे पर किसान विरोधी लिखवा कर कोई इस देश की गद्दी पे बैठ नहीं सकता। समझदार आदमी है, मैं उनसे असहमत हूं, लेकिन राजनीतिक से समझ है। और अंततः मैं उसको बुरा बिल्कुल नहीं मानता, अच्छी चीज है। लोकतंत्र इसी पर चलता है। लोकतंत्र इसलिए नहीं चलता कि नेता बड़े सुंदर लोग होते हैं, बड़े कर्तव्य परायण होते हैं। लोकतंत्र इसलिए चलता है कि एक दुकानदार को पता है कि ग्राहक नहीं आएगा अगर खराब माल बेचूंगा तो, इसलिए हुआ है, और अच्छी बात है, इसका सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है योगेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे दर्शकों को योगेन जी से बात सुनने के बाद ये समझ में आया होगा कि दरअसल किसानों का जो ये आंदोलन है, ये महज सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। इसने इस देश को बहुत सारी उम्मीदें दी हैं, आशाएं दी हैं। अब उन आशाओं को एक नया रास्ता दिख रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।